क्रोध। सरिता चाची बरामदा पार करने लगी तो आंगन में गेहूं साफ करती पूजा पर दृष्टि ठहर गई। कमाल है यह लड़की भी, धूप में पानी में कहीं भी बिठा दो चुपचाप बैठी काम पूरा करती रहेगी। सुबह उसके हाथों से गिरकर चायदानी टूट गई थी। उसी के दंड स्वरूप चाची ने पूजा को धूप में गेहूं बीनने का आदेश दिया था। सुबह की धूप अब धीरे धीरे पूरे आंगन को अपनी बाहों में घेरती जा रही थी। चाची ने देखा पूजा का गोरा रंग धूप का हल्की तपश में और भी चमक रहा था। मन ने कहा, सरिता तू कितनी निर्दयी क्यों बन गई? पर उत्तर उसके पास नहीं था। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तब जेठानी दीपिका के रूप रंग को देख धक रह गई थी। वह उनके आसपास भी कहीं नहीं ठहरती थी। दीपिका जीजी ने प्यार से उसे बाहों में भर लिया था और एकांत होते ही बोली थी, हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, बस दो भाई हैं, तुम हमारी बहन बनोगी ना? वह मुस्कुराकर आश्वस्त हो गई थी। जिसे अपने रूप का भी गर्व नहीं, उससे भला कैसा डरना? पर सब कुछ वैसा ही नहीं होता है जैसा व्यक्ति सोचता है। पराये किसी भी काम से पहले सास का स्वर उसे आहत कर देता। सरिता बेटा, जरा दीपिका से भी पूछ लेना कि भरवा टिंडे कैसे बनेंगे। विशाल को अभी तक अपनी भाभी के हाथों के स्वाद की आदत पड़ी है। उसका तन मन सुलग उठता। कैसे प्यार भरी चाशनी में लपेटकर सास ने उसे जता दिया था कि अभी तुम रसोई में कच्ची हो। सरिता धीरे कदमों से आंगन में पहुंची और उसे झकझोर कर बोली, इतनी देर में बस आधा कंस्तर गेहूं बीना है, चल उठ, रसोई में जाकर नाश्ता कर ले। पूजा चुपचाप उठ गई। सरिता जब मन ही मन दयावान होती तब भी क्रोध से ही उसे परेशानी से निजात दिलाती। धूप से के ताप से परेशान पूजा को देखकर मन में तो दया उपज रही थी, पर दिखाने से तो मन के तहखाने का सच सामने आ जाता। अतः नाश्ते के बहाने उसे वहां से उठा दिया था। पूजा ने स्टील की छोटी प्लेट हटाकर देखा। 2 रोटियों पर आलू के कुछ टुकड़े रखे थे। वह चुपचाप खाने लगी। छुट्टी का दिन था। वह परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना चाहती थी, पर अब रसोई के काम का समय हो गया था। उसकी आंखें नम होने लगी। उसी समय पानी लेने मधु वहां आ गई। उसे खाता देखकर बोली, यह क्या पूजा दीदी, आप रोटी क्यों खा रही हैं? हमने तो ब्रेड पेटीज खाई है। पूजा को इसकी आदत पड़ चुकी थी। उससे बोली, आज हीरा काम पर नहीं आया है तो बासी रोटी कौन खाता? इस महंगाई में अनाज फेंकना नहीं चाहिए। मधु ने 2-3 डोंगे खोल डाले और ब्रेड पेटीज उसकी प्लेट में रखते हुए बोली, पता है आप बहुत अच्छी गृहस्थन हैं, पर चख कर तो देखिए। वह पानी लेकर मटकती हुई बाहर चली गई। पूजा की आंखें सदा ऐसी बातों पर नम हो जाती हैं। मधु उससे 7 वर्ष छोटी है। जब विशाल चाचा का विवाह हुआ तब पूजा 5 वर्ष की थी। नई चाची को हुलस हुलस कर देखती। वे टॉफी देती तो झट उनकी गोद में बैठ जाती। चाची आप बहुत अच्छी हैं, वह कहती। सरिता तब उसे बहुत प्यार करती थी। 2 वर्ष पूरे होते होते ही मधु आ गई तो पूजा फूली नहीं समाई। स्कूल से आते ही उसके साथ खेलने लगती। कभी कभी चाची उसे टोकती, देख संभल कर, गिरा मत देना। माँ सामने होती तो आगे बढ़कर उसका हाथ मधु की गर्दन के नीचे लगा कर कहती, देख बेटा, छोटे बच्चों को ऐसे संभाल कर गोद में उठाते हैं। पूजा को जब भी अतीत याद आता वह उदास हो जाती। दादी जब बीमार थी तब वह उनसे कहती, दादी आप कब ठीक हो जाएंगी? पता नहीं रानी, ठीक हो जाऊंगी या जाने का समय आ गया है। दादी खांसते हुए कहती, कहाँ जाना है दादी?
वह भोलेपन से पूछती तो दादी की आंखों के कोर भीग जाते। तुम्हारे दादाजी के पास, दादी दुख से शून्य में देखते हुए बोलती। तब तक वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जन्म और मृत्यु का अर्थ समझ सकती थी। उसे पता था कि दादाजी अब इस संसार में नहीं है। नाश्ता करके उसने प्लेट धोकर रख दी। तभी चाची आ गई। बोली, पूजा, जितना आटा है गूंथ कर रोटी बना ले। दाल हमने बना दी है, आलू गोभी भी बना लेना। जी चाची, सब हो जाएगा, उसने सादगी से कहा। चाची कमरे में पहुंची तो मधु ने घेर लिया। मम्मी, आप ऐसा क्यों करती हैं? उसने कहा। क्या कैसा करती हूँ? सरिता ने पसीना पोंछते हुए पूछा। दीदी को बासी रोटी क्यों दी? सरिता के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभर आई। वह मधु के समक्ष लज्जित होना नहीं चाहती थी। अपने आप को संभालती हुई बोली, कल को उसका विवाह होगा और वहां बासी भी खाना पड़ा तो उसे दुख तो नहीं होगा। यह तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे घर में क्यों करोगी उनकी शादी? उनके लिए खूब अच्छा घर खोजना। मधु ने कहा तो वह खींचते हुए बोली, इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? मधु जाते जाते ठिठक कर बोली, इतनी सुंदर है दीदी, उन्हें तो कोई बिना दहेज के भी ब्याह लेगा। सरिता के मन पर किसी ने जैसे पत्थर मार दिया। वह जब से ब्याह कर आई यही तो सुनती रही। बड़ी बहू बहुत सुंदर है, उसकी बेटी भी माँ पर ही गई है। कभी पड़ोसने कहती तो कभी रिश्तेदार। वह डूबते मन से सुनती रहती। विशाल अक्सर कहता रहता, भाभी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, उनके हाथों में तो जादू है जैसे। माँ जी तो खाने की मेज पर बैठते ही पूछती, दीपिका बेटा आज क्या बनाया? हालांकि यह सब जान कर नहीं होता था, पर ये अप्रत्यक्ष सी टिप्पणियां उसका सर्वांग आहत कर जाती। वह अपमानित सा महसूस करती स्वयं को। साड़ी वाला साड़ियां लेकर पराए घर पर ही आया करता था। माँ जी स्वयं ही साड़ियां चुनती और कहती, ये कत्थई रंग तो अपनी दीपिका पर खूब खिलेगा। सरिता बेटा, तुम पर यह हल्का रंग फबेगा। वह उदास हो जाती। लगता यह सीधा प्रहार है उसके साधारण रूप रंग पर। मन के अंदर ईर्ष्या की ज्वाला सी धधकने लगती। जब एक दिन कार दुर्घटना में जेठ जेठानी की मृत्यु हो गई तो पूरे घर पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। कुछ वर्ष पहले ही माजी की भी मृत्यु हो चुकी थी। लाख ईर्ष्या थी, पर उस हादसे ने उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कर दिया था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। जेठानी का चेहरा अक्सर याद आता रहता। सोचती, इतने थोड़े समय का साथ था, पर मैं ना समझ उनसे चिढ़ने में ही लगी रही। धीरे धीरे मन को शांत कर सकी। जब सुध आई तो सामने पहाड़ की तरह एक उत्तरदायित्व उसे परेशान करने लगा। क्या होगा पूजा का? जैसे ही उसे सीने से लगाती तो अतीत के कई स्वर उसे आंदोलित करते और वह पुनः विक्षिप्त सी हो उठती। विवाह की पहली रात विशाल ने कहा था, सरिता, हम चाहते हैं कि तुम्हारा मीठा स्वभाव उसी तरह माँ के मन पर राज करे जैसे भाभी का करता है। प्रथम मिलन के समय अपने पति से मीठी प्यारी बातों के स्थान पर ऐसी बात उसे आश्चर्यचकित कर गई। वह कह रहा था, भैया भाभी ने इस घर के लिए बहुत से त्याग किए हैं, पर कभी भी उल्हाना नहीं दिया। विशाल ने उसे बताया कि कैसे बाबूजी के कम वेतन में इस घर में दरिद्रता का राज था। भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ कुछ ट्यूशन ले रखी थी ताकि घर की स्थिति में भी सुधार आए और वह पढ़ाई भी पूरी कर ले। भैया की लगन और परिश्रम से उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। घर में सुख के छोटे छोटे पौधे लहराने लगे। जब भाभी ब्याह कर आई तो उन्होंने भी हर प्रकार से घर के हितों का ही ध्यान रखा। उन्हीं की जिद से मैं MBA कर सका और आज एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। सरिता को याद है कि कैसे अपनी उबासियों को रोककर
उसने सारी बातें सुनी थी। उस रात की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने मन का उफनता हुआ लावा सदा मन में दबाए रखा। जब जेठ जेठानी चले गए तो वह लावा समय असमय पूजा पर फूटने लगा। पूजा के विवाह के नाम पर जेठ जेठानी ने बहुत पहले ही एक पॉलिसी ली थी, जिसे अब निश्चित समय पर आगे बढ़ाना विशाल के जिम्मे था। जब तक पूजा 20 वर्ष की होगी उसके विवाह के लिए अच्छी रकम जमा हो चुकी होगी। फिर भी वह समय समय पर पूजा के विवाह की चिंता दिखाने बैठ जाती। इस महंगाई में अपनी बेटी का विवाह करना ही कठिन है। ऊपर से जेठ जी की बेटी का भी सब कुछ हमें ही संभालना है। उसकी बातों से आस पड़ोस की महिलाएं बहुत प्रभावित हो जाती, लेकिन विशाल खीज उठता, जो सरिता को सहन नहीं होता था। विशाल कहता, भैया सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, अपनी मधु के लिए भी छोड़ गए हैं। दोनों उसमें ब्याह जाएंगी। सरिता खींच कर कहती, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारे भैया भाभी स्तुति सुनने का समय नहीं है। पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी, घर के सारे काम निपटा कर अपनी पढ़ाई पूरी करती। कभी मधु कुछ पूछती तो उसे भी पढ़ाने में समय देती। एक दिन सरिता की दूर की मौसी का फोन आया कि वे अपने पुत्र के लिए लड़की देखने आ रही हैं। उनका एक ही पुत्र था, 2 बेटियों का विवाह कर चुकी थी। अब पुत्र का शीघ्र विवाह करना चाहती थी ताकि कनाडा जाने से पूर्व उसके पैरों में बेड़ियां डाल दें। सरिता ने पूजा से कहा, मेरी दूर की मौसी आ रही हैं, पहली बार आएंगी, खूब खातिर करना। मधु ने तुरंत टोका, फिर दीदी कॉलेज कब जाएंगी? हम सब कर लेंगे चाची, आप चिंता ना करिए। सरिता ने मधु को क्रोध से देखकर कहा, तुम्हारी तरह आलसी नहीं है पूजा, सब कुछ मैनेज करना जानती है। कहने को तो वह कह गई, परंतु उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। पूजा से काम करवाने के चक्कर में अपनी बेटी पर कटाक्ष कर बैठी। वह मन ही मन में अपनी नासमझी पर विकल हो उठी। ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है और उस सब की जिम्मेदारी उसी पर है। अपना हाथ एक साथ दोनों पर रख कर बोली, हमारा मतलब है कि आज तुम भी अपनी दीदी का हाथ बटाओ और सीख लो कि कैसे वह सब बनाती है। अपनी गलती सुधारती सरिता तीव्रता से बाहर चली गई। मौसी आई तो उनका पुत्र अमित भी साथ आया। उसने बहुत जल्दी हर एक का मन जीत लिया। भोजन करने बैठे सब तो मौसी ने खूब प्रशंसा आरंभ कर दी। सरिता बोली, दोनों बहनों ने मिलकर बनाया है। नहीं आंटी, मधु तुरंत बोली, यह सारा खाना दीदी ने बनाया है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी गृहस्थन हो बेटा। मौसी ने प्यार से पूजा को देखा, तुम्हारा नाम क्या है? जी पूजा। पढ़ती हो? मौसी ने अगला प्रश्न उछाल दिया। बीए फाइनल में, पूजा ने धीरे से कहा। काश वह लड़की भी तुम्हारी ही तरह गुणी हो, जिसे हम लोग अमित के लिए देखने जा रहे हैं। मौसी और अमित के जाने के बाद पूजा कॉलेज चली गई। उसके 2 पीरियड छूट चुके थे। शाम को जब घर पहुंची तो घर में बहुत सन्नाटा था। मौसी और चाची धीरे धीरे कुछ बोलकर चुप्पी साध लेती थी। अमित समाचार पत्र पकड़कर लगातार कुछ सोच रहा था। पूजा ने पुस्तकें रखी और चाची के पास जाकर बोली, चाय बनाऊं? मौसी जी ने चौंक कर उसे देखा। उनकी आंखों में जाने क्या था। सरिता ने कहा, हाँ, साथ में कुछ गरम गरम पकोड़े भी बना लो। पूजा लौटी तो उसने सुना। मौसी कह रही थी, कितनी प्यारी और शांत स्वभाव की है तुम्हारी पूजा। रात तक पूजा को उन लोगों की चुप्पी का कारण पता चल गया था। उन लोगों को तो लड़की पसंद थी, पर उस लड़की ने एकांत में अमित से कहा कि वह किसी से प्यार करती है। माँ बाप जबरन उसकी शादी करवा रहे हैं। मधु ने ये सारी बातें करते मौसी और माँ को सुना था और पूजा को बताने चली आई थी।
पूजा के काम में हाथ बटाते हुए वह निरंतर कुछ न कुछ बोलती जा रही थी। पूजा मन ही मन में सोच रही थी कि वह लड़की कितनी बहादुर है जिसने सच को इस तरह सामने रख दिया। खाने की मेज पर सब बैठे तो मौसी ने कहा, पूजा बेटा तुम भी हमारे साथ बैठो, आप खाइए, हम गरम गरम फुलके सेक रहे हैं। मौसी ने उसे बहुत हसरत से देखा और अचानक बोली, सरिता अपनी पूजा हमें दे दो। फिर उन्होंने अमित से कहा, क्यों अमित, पूजा हमें बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए मांग लें। रसोई में कदम रखते रखते पूजा ने सुना तो ठहर गई, पूरा शरीर सिहर उठा। चाची से पहले चाचा ने कहा, आप ही की बेटी है मौसी, जब चाहे अपना बना लो, लेकिन पूजा से भी तो पूछिए। अचानक उसे अमित का यह स्वर सुनाई दिया। इस असंभव सी बात पर वह आश्चर्यचकित भी थी और प्रसन्न भी। मन उत्तेजना से धड़क रहा था। क्या यह कोई सपना है? मौसी ने अगली बार उसके आते ही अपनी बगल में बैठा लिया। बैठो बेटा, रोटी सरिता बना लेगी। उनकी बात पर सरिता घबरा कर उठ गई और पूजा को बैठना पड़ा। मौसी ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, बेटा एक बात सच सच बताना, हमारा अमित कैसा है? पूजा ने धीरे से पलकें उठाई। अमित मुस्कुरा रहा था। उसे घबराहट सी होने लगी। अचानक आए ये अनोखे पल उसे अवाक कर रहे थे। परिस्थिति का सामना तो करना था। उसने अपने चाचा की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छे हैं, इससे शादी करोगी? मौसी ने फिर पूछा। घबराकर उसने फिर चाचा की ओर देखा। उन्होंने हाँ का संकेत दिया तो गर्दन झुकाते हुए लजाकर उसने हाँ में सिर हिला दी। थैंक यू पूजा। अचानक अमित का स्वर उसके कानों में गूंजा। मुझे तो पहली ही नज़र में आप पसंद आ गई थी। मौसी ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर बोली, अरे तो पहले ही क्यों नहीं कहा? हम वहाँ जाते ही नहीं। अमित ने संकोच से उधर देखा। माँ, मैं आपका वचन तोड़कर कभी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आपने अपने वहाँ जाने की सूचना दे रखी थी। वाह बेटा वाह, विशाल ने झट से कहा। आजकल ऐसी अच्छी सोच कहाँ देखने को मिलती है। सरिता मन ही मन में सोच रही थी कि जेठ जेठानी अकेली छोड़ गए बेटी को, पर देखो तो घर बैठे विदेश में बसा लड़का मिल गया। पता नहीं हमारी बेटी का क्या होगा। विशाल को उसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह कुछ कहकर उसे ना तो दुखी करना चाहता था। सारी स्थिति को स्वयं ही संभालते हुए उसने कहा, मौसी, आपका बेटा हमें भी बहुत पसंद है। अब आप आज्ञा दे तो शगुन देकर इसे अपना बना लें। मौसी ने तुरंत कहा, यह तुम्हारा ही है विशाल। प्रसन्नचित्त विशाल रसोई में जाकर सरिता से बोला, सरिता चलो अपनी बेटी के शगुन की रस्म पूरी करो। तुम्हें ही माँ और चाची का फर्ज निभाना है। सरिता कुछ कहने जा रही थी, पर उसी समय मधु आ गई तो उसने मन की बात बाहर नहीं निकाली। मधु आते ही सरिता से लिपट गई, बोली, हाय मम्मी, पूजा दीदी अब हमें छोड़कर चली जाएंगी। सरिता का मन घनघना उठा। इतने वर्षों से इस घर का हर काम पूजा ने ही संभाला हुआ था। अब क्या होगा, कैसे होगा? सरिता ने मधु और विशाल को देखा। वह बोला, मधु ठीक कह रही है, बहुत थोड़ा समय है जिसमें हमें पूजा को जी भर कर लाड़ देना है। विशाल जैसे ही घूमा, देखा द्वार पर पूजा खड़ी थी और उसके आंसू झरने लगे थे। बाहर क्यों खड़ी है, चल अंदर आ जा। अचानक सरिता ने कहा। वह सुबकती हुई आई तो सरिता ने आंचल से उसके आंसू पोंछ डाले। आज तो खुशी का दिन है, फिर रो क्यों रही है? पूजा उनके गले से लग गई तो धार धार सरिता ने भी उसे बाहों में भर लिया। चुप हो जा और मधु, इसे अच्छी सी साड़ी पहना कर तैयार कर,
हम अमित के टीके की थाली बना रहे हैं। विशाल जा चुका था। मधु पूजा को लेकर चली तो अचानक सरिता ने कहा, बेटा पूजा, मेरी किसी बात का दुख ना मनाना। मैं तो हूँ ही पगली, कभी यह भी नहीं सोचा यह तो पराया धन है, इसे जी भर कर प्यार कर लूँ। नहीं चाची, आप तो हमें घर गृहस्थी के योग्य बनाना चाहती थी। यह तो माता पिता ही सिखाते हैं। सरिता ने भरी आंख से उसे देखा। एकदम अपनी माँ जैसी सादगी से भरी हुई। पूजा चली गई तो सरिता जल्दी जल्दी थाली सजाने लगी। उसके हाथ तीव्रता से चल रहे थे और उसी रफ्तार से वह सोच में डूब गई थी। आखिर वह कितने दिनों से किससे चिढ़ रही थी? उस जेठानी से, जिसने सदा उसे छोटी बहन माना। यह क्रोध क्या उसे इसलिए सताता रहा कि सास क्यों जेठानी को अधिक प्यार करती थी, या इसलिए कि वह क्यों नहीं उनकी तरह समर्थ थी? तो फिर क्या पूजा को भी उसी क्रोध का शिकार बना डाला? मन के बवंडर को संभालते हुए वह टीके की थाली लेकर बाहर आ गई। मधु भी तब तक पूजा को लेकर आ गई थी। सुनहरे बॉर्डर वाली लाल जरीदार साड़ी में पूजा एकदम राजकुमारी लग रही थी। मौसी ने उसे अपनी बगल में बैठा लिया और लाड से उसे देखते हुए सनील का डब्बा खोलकर सुंदर सा हार उसके गले में पहना दिया। माथे पर रोली का टीका लगाकर बोली, सरिता, तुम्हारी बेटी अब हमारी हुई। सरिता का मन धक से रह गया। एक बार फिर वह किसी अपने को खोने जा रही थी, तो क्यों नहीं उसे जी भर कर प्यार कर पाई। सरिता देर से जिस बवंडर से जूझ रही थी, वह आखिर बांध तोड़कर बह निकला। बहुत भोली है हमारी बेटी, इसे हम बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे सरिता, मौसी ने बीच में ही टोक दिया। पूजा ने पलके उठाकर रोती हुई चाची को देखा तो उसका मन भी भर आया। सरिता अमित को टीका करने लगी तो उसने कहा, आपसे वादा करता हूँ इन्हें कभी मायके की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पूजा को लग रहा था जैसे वह कोई स्वप्न देख रही हो। आखिर इतना प्यार चाची ने कहाँ छुपा रखा था और क्यों छुपा रखा था? जाने कितने द्वंद्व सरिता के अंतर्मन में छिपे हुए थे, जो बूंद बूंद बनकर रिसने लगे थे। पूजा ने देखा और उनके गले से लग गई। एक कांपता सा रुदन उसके कंठ से भी फूट निकला था। छोटी माँ। सरिता के स्वर गायब से हो चुके थे, फिर भी लजरती ध्वनि से कह गई, क्षमा कर देना मेरी बच्ची। पूजा के आंसुओं से उसका कंधा भीग गया और पूजा अस्फुट स्वरों में फुसफुसा रही थी, माँ कभी क्षमा नहीं मांगती, बस आशीर्वाद देती हैं। पूजा के ये अस्फुट शब्द सरिता के अंतर मन को हुलसाते चले गए थे। यह कैसा मधुर सा एहसास था, किसी को अपना पूरी तरह बना लेने का। काश मन के दरवाजे बहुत पहले ही खोल दिए होते। उसने प्रफुल्लित मन से पूजा का माथा चूम लिया था और शादी कर खुशी खुशी विदा किया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सब लोगों को कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।